नमस्कार, प्रवास साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रवास साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और देश में लगातार राजनीतिक माहौल जो है वो गर्म होता दिखाई दे रहा है। हमने पिछले सप्ताह बात की थी कि कैसे 5 राज्यों में चुनाव हैं और चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। लेकिन बात आम आदमी पार्टी की करते हैं। आए थे राजनीति की गंदगी साफ करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उस गंदगी ने उनको पूरी तरीके से जकड़ लिया है और एक के बाद एक के उनके 3 नेता फिलहाल हिरासत में हैं या जेल में हैं। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा संकट है और इससे उबरने की वो कोशिश भी करेगी। हालाँकि उनका एक आलाप ऑलरेडी जो हम सब सुनते हैं कि नहीं जी, ये तो झूठे आरोप हैं, ये तो बस परेशान करने के लिए लगाए जाते हैं। तो संजय सिंह प्रकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं? और इसके पीछे की कुछ अगर इनसाइड स्टोरी है तो वो भी बताइए, जो केजरीवाल बार-बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो इनसाइड स्टोरी अगर हम पहले तो हम देख लें, क्योंकि मामला चूँकि अदालत में है। अदालत में है और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर हमने देखा कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने क्या कहा है जब संजय सिंह को रिमांड पे भेजा गया, कि जो हमारे सामने अभी जो सबूत रखे गए हैं, जो हमारे सामने जो तथ्य पेश किए गए हैं, वो दर्शाते हैं कि अकारण नहीं उठाया है ईडी ने। तो एक चीज़ तो साफ है कि आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई है और वहाँ पर ये जो अडानी का मामला संसद में संजय सिंह ने उठाया था, इसलिए ऐसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो ये चीज़ें राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में हम ले सकते हैं, इसका कोई आधार नहीं है जो आम आदमी पार्टी कह रही है। अब बात करते हैं संजय सिंह की। देखिए, संजय सिंह, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रखर वक्ता भी हैं और संसद में मुद्दों को उठाने में, सरकार को घेरने में आगे भी रहते हैं। लेकिन हमको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि संसदीय आचरण को उन्होंने कई बार उसकी परिधि से बाहर जाकर भी काम किया है, जिसके चलते उनको निलंबित भी किया गया सदन से। और इसके विरोध में भी हमने देखा था संसद परिसर में वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर दिया था, वहीं पर अनिश्चितकाल के लिए बैठ गए थे कि मेरा सस्पेंशन जब तक नहीं समाप्त होता हम वहीं बैठे रहेंगे। तो उनको काफ़ी सुर्खियाँ भी मिली थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, तमाम दलों के नेता उनके पास मिलने भी गए थे। तो वो सारा का सारा एक राजनीतिक जो ड्रामा जिसको कह सकते हैं, वो सब चला था, हमने देखा था। और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, अरविंद केजरीवाल के घनिष्ठ सहयोगी हैं और इसलिए उनकी गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी झटका थी। और अब जिस तरीके से एक चीज़ आपको यहाँ पे और समझनी होगी कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भले हैं लेकिन अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है। लेकिन जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनके पास या तो कोई विभाग था या कोई वो ऐसा काम देख रहे थे जो कि पार्टी या सरकार से गहरा संबंध रखता था। अब संजय सिंह प्रकरण में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, हालांकि वो उन तथ्यों की पुष्टि होनी बाकी है, अदालत की नज़र में वो कितने खरे उतरते हैं तथ्य, वो मुद्दे आने बाकी। लेकिन मीडिया में या जो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसके मुताबिक अगर हम देखें तो संजय सिंह के सहयोगी ने शायद वो पैसे लिए, ऐसा बताया जा रहा है, जिनको भी ईडी ने बुलाया भी है। या इस तरीके की बातें हो रही हैं कि जो शराब घोटाला हुआ, जो एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी जानबूझकर कि जो सरकारी राजस्व है उसको भले नुकसान हो लेकिन आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हो जाए, तो उससे संबंधित बैठकों का आयोजन शायद संजय सिंह ने करवाया था, ऐसा आरोप लगाया गया। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी अदालत की टिप्पणी आनी बाकी है। जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन क्या वो आरोप अदालत की नज़र में खरे उतरते हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुंचा है और गहरी ठेस पहुंची है जनभावनाओं को। जनभावनाओं को कैसे ठेस पहुंची कि हम आज से 10-11 साल पहले जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, आप देखिए कि देश में क्या माहौल था। उस समय अन्ना आंदोलन के चलते देश में जो एक आक्रोश था भ्रष्टाचार के खिलाफ और जन लोकपाल के लिए जो आंदोलन चला था, उसमें हर आदमी, चाहे वो ठीक है कि वो जंतर मंतर या रामलीला मैदान नहीं पहुंच पाया था या अपने प्रदेश में जो आंदोलन हो रहे थे उसमें भाग नहीं ले पाया था, लेकिन वो चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो अपने सिस्टम पर बैठकर काम कर रहा है, वहाँ से किसी प्रकार मन से जुड़ा होने के नाते कैसे भी था, लेकिन वो उस आंदोलन से जुड़ा होता है कि भ्रष्टाचार को समाप्त होना चाहिए। और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जब अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू उठाई थी कि हम भ्रष्टाचार को
सफाई करके रहेंगे, तो एक विश्वास जगा था। और आप देखिए कि ऐसा बहुत कम आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे कि पहले ही प्रयास में कोई पार्टी सत्ता में पहुंच जाए चुनाव लड़कर, और वो भी दिल्ली में। तो यानी कि आपको सभी वर्गों ने वोट दिया और जो कांग्रेस का जो 15 साल का शासनकाल था उसको उखाड़ फेंका था। तो ये जनता के मन की भावना थी कि हम आपको एक जब एक निष्पक्ष सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, क्योंकि तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे उस समय शीला सरकार पर, अरविंद केजरीवाल के ओर से यहाँ तक कहा गया था कि इनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन फिर हुआ क्या, आप देखिए कि एक तो उन्होंने एक एक करके जो आरोप लगाए थे, चाहे बीजेपी के तत्कालीन नेताओं पर, चाहे कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं पर, वो माफ़ी मांगते गए पहले तो। अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि भ्रष्टाचार की तरफ जनता का ध्यान नहीं दिया जाए, तो जनता को 2 लॉलीपॉप दिए गए कि ठीक है आपको मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी मिलेगा, आप इस पर ध्यान दीजिए। और देखें जो ख़ासतौर पे जो महानगर होते हैं, बड़े महानगर होते हैं, सबके तमाम तरह के खर्चे हैं, अगर कहीं कुछ राहत मिल रही है तो आम मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है और जो वोटर भी है, जो वोट डालने जाता है, उसको लगता है कि यार मेरे को चलो इतनी तो राहत मिल रही है, कोई तो पार्टी राहत दे रही है। वो उस लालच में फंसकर आम आदमी पार्टी को बार बार वोट देता गया, और इन्होंने एक चीज़ पकड़ ली कि हमको बिजली और पानी मुफ्त देकर या और कुछ चीज़ें मुफ्त देकर हम यहाँ पर अपनी सत्ता बनाए रख सकते हैं, बचाए रख सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। और उसके बलबूते आप देखिए कि तमाम ऐसे काम सामने आए जिसमें कि आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ों की इंक्वायरी के ऑर्डर एलजी ने दे रखे हैं। तमाम ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जिनको या तो अदालत में खारिज कर दिया गया या एलजी ने उनको बर्खास्त कर दिया। तो नियमों को ताक पर रख कर ये सब काम किए गए। और आप देखिए कि जो मिस्टर क्लीन हैं, क्योंकि वो तो हमेशा बच निकलेंगे, क्योंकि उनके पास कोई विभाग ही नहीं है, उन्होंने कहीं साइन ही नहीं किए हैं। जबकि घोटाला उनकी सरकार, अगर घोटाला हुआ है तो उनकी सरकार के द्वारा हुआ है, ऐसा आरोप जो लगाया जा रहा है। लेकिन मिस्टर क्लीन का तो कहीं साइन ही नहीं है। मिस्टर क्लीन को कैसे पकड़ेंगे? अब आप देखिए कि ये जो अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब बारी सरगना की है, तो सरगना के खिलाफ सबूत शायद होंगे नहीं किसी के पास, इसलिए हाथ डालना कोई इतना आसान नहीं होगा। हमने देखा था कि एक मामले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की थी, तब भी बड़ा राजनीतिक ड्रामा चला था। आम आदमी पार्टी के नेता हों, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हों, सब आके धरने पर बैठ गए थे सीबीआई मुख्यालय के बाहर। बहुत बड़ा वो भी राजनीतिक ड्रामा चला था और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री के कार्यालय पर सीबीआई की रेड भी पड़ चुकी है, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। तो बहुत कम संभावना है कि वहाँ से कुछ निकले। तो इसलिए शायद जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो भी फूंक फूंक कर कदम रख रही होंगी। और संजय सिंह प्रकरण में तो ईडी का मुझे लगता है कि शायद और भी ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम रखा होगा, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से एक नोटिस में उनका नाम आ गया था, फिर उन्होंने वो मानहानि का नोटिस भेज दिया था, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी थी ईडी के अधिकारियों ने। तो इस बार अगर उन्होंने हाथ डाला है तो बहुत सोच समझ के या तथ्यों के सबूतों के आधार पर ही डाला होगा। और अगर हम देखें कि इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, तो देखिए एक चीज़ स्पष्ट है कि ये जो इंडी गठबंधन है, इस इंडी गठबंधन में बहुत, अब जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि ये कट्टर भ्रष्टाचारियों का समूह है, या उनकी जब बैठक होती है तो कहते हैं कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो रहा है और भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। तो अब आप देखिए कि जो उन पार्टियों के जो नेता हैं उनके शीर्ष नेतृत्व पर भी कार्रवाई हो रही है। अब जैसे आप देखिए आम आदमी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इसमें आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं आरोपी बनाया गया है। तो आम आदमी पार्टी जब आरोपी बनती है तो उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी एक तरह से कटघरे में आएंगे। ऐसे ही अगर हम देखते हैं जो तमाम दल हैं, तो उनमें चाहे किसी के सांसद के यहाँ छापेमारी हो रही है, किसी के विधायक के छापेमारी हो रही है, और सब भ्रष्टाचार के मामलों में हो रही है। ऐसा नहीं है कि ठीक है कि उस गठबंधन में जो शामिल हैं सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है, और भी ऐसे दल हैं जो कि बीजेपी के साथ नहीं है, एनडीए में नहीं है या एनडीए में भी हैं, तो उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। और इसके बारे में आंकड़े अदालत में दिए जा चुके हैं, क्योंकि ये प्रश्न आया था कि आपने जो सर्वाधिक छापेमारी करते हैं विपक्ष के नेताओं पर करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनाई होती है तब आंकड़े दिए गए थे कि किन नेताओं के यहाँ छापेमारी हो रही है और नेताओं का प्रतिशत क्या है, अधिकारियों का प्रतिशत क्या है, बिजनेसमैन का प्रतिशत क्या है जिनके यहाँ छापेमारी होती है। तो ये क्योंकि नेताओं की खबर ही सुर्खियों में रहती है, तो इसलिए हमको सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ नेताओं के छापेमारी हो रही है। तो मुझे लगता है कि, और अगर हम फिलहाल अगर देख लें दिल्ली की स्थानीय राजनीति पर इसका वैसे कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर आप दिल्ली में आप जाएंगे तो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि हर आदमी व्यस्त है, तो वो उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पकड़ा गया, कौन अंदर गया।
वो उस पार्टी के सेहत पर असर पड़ सकता है। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, तो जो आम मतदाता है वो शायद लोकसभा में हाँ, एक पार्टी को और विधानसभा में एक पार्टी को तय करके बैठा है कि ठीक है, मुझे पानी मुफ्त मिलता रहे, बिजली पानी मुफ्त मिलता रहे यहाँ पर, और वहाँ पर देश ठीक चलता रहे। जहाँ तक हमारे शासन की व्यवस्था है तो वो तो एलजी के हाथों में है। जी तो जी, और दूसरा एक चीज़ वो मानकर बैठे हुए हैं कि ठीक है, वो देश कौन सही चला रहा है उसके बारे में निर्णय 24 में करेंगे। लेकिन अभी जो है आम आदमी पार्टी को कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। ये जो सारा प्रकरण हुआ है, ठीक है कि अरविंद केजरीवाल की या आम आदमी पार्टी की छवि पर जरूर असर हुआ है, और वो भी कोई एक अलग दल या एक अलग छवि वाला दल नहीं, अब आम दलों की तरह ही हो गई है। बस इसका इतना ही असर हुआ है इस पूरे प्रकरण का। और शायद अब उन नेताओं का जिक्र जरूर होगा, और जिन नेताओं ने आपसे दूरी बनाई उन्होंने इसका जिक्र बार बार किया है कि गलत रास्ते पर अरविंद केजरीवाल जा रहे थे, चाहे कुमार विश्वास हो, योगेंद्र यादव हो, प्रशांत जो भूषण है वो हो, और बाकी अन्य। खैर, अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं और बिहार चलते हैं सर। जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया, और जिस तरीके से रिपोर्ट आया, खुद जदयू के सांसद है वो कहते हैं कि हमारे समाज की गिनती नहीं हुई जी। दावा किया जा रहा है कि आनन फानन में रिपोर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि आंकड़े सरकार को अपने हिसाब से दिखाने थे, आंकड़े को कैसे तैयार किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा सर अब राष्ट्रीय स्तर पर है। जिस तरीके से जितनी आबादी उतना हक, ये तमाम राहुल गांधी की ओर से उठाया जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में जो चुनाव है वहां भी ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। तो कहीं ना कहीं एक खाका तैयार किया गया है आखिरी दाव के रूप में नीतीश कुमार की ओर से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये क्या है कि आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर एक एक पार्टी अगर चुनाव को हिंदू मुस्लिम कराने की सोच रही है तो उसको वैसा नहीं कराने दें। हम जो हिंदू है उसमें उस समाज को बांट दें, तो उस समाज को अगर आप जातिगत आधार पर बांट देंगे तो वो एकजुट नहीं होगा। एकजुट नहीं होगा तो वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, और जो एक पार्टी की अगर प्लानिंग है तो वो पार्टी की उस प्लानिंग वो विफल हो जाएगी, अगर ऐसी कोई प्लानिंग है तो। खैर, अब हम देखते हैं कि आपने कहा कि क्योंकि ये मुद्दा बनता जा रहा है, ये सही बात है कि ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन हमको यहाँ पर दो तीन चीज़ें देखनी होंगी कि जो ओबीसी मतदाता है वो अभी 2014 या 2019 के चुनाव में किसके साथ था। अगर हम आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि 2014 और 19 में ओबीसी मतदाताओं ने भरपूर समर्थन दिया है बीजेपी को, और आज की डेट में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा विधायक और सांसद और निर्वाचित जनप्रतिनिधि ओबीसी समुदाय से बीजेपी के पास ही हैं। और लेकिन अगर हम देखते हैं राज्य स्तर पर तो ओबीसी की पसंद केंद्र में भले बीजेपी हो, लेकिन राज्यों में ये थोड़ा सा बढ़ती है। जैसे हम बिहार का भी उदाहरण ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं 2019 में 2014 में ओबीसी का बड़ा वोट मिला बीजेपी को, लेकिन अगर हम जो 17 का या 22 का चुनाव था विधानसभा का यूपी का, तो उसमें ओबीसी ने समाजवादी पार्टी को या उनके गठबंधन को वोट दिया है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि हमको एक चीज़ और देखनी होगी कि बीजेपी इस बात को समझ रही है कि अगर हमने जातिगत आधार पर जनगणना करा दी राष्ट्रीय स्तर पर, तो अगर उसके आंकड़े ऐसे आते हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन में जो भी 27% शायद रिजर्वेशन है, तो अगर वो 27 को मान लीजिए कि 35 करना पड़े, पहली बात तो क्या कम तो कर नहीं सकते अगर आबादी कम हुई तो, और ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो ज़्यादा करना पड़ेगा तो किसका काटेंगे किसका कम करेंगे, ये एक नया सिरदर्द हो जाएगा और इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 50% की सीमा है सुप्रीम कोर्ट की, आप उससे ऊपर जा नहीं सकते, किसी का कम कर नहीं सकते, तो एक वो नया बवाल खड़ा हो जाएगा और जातीय टकराव भी होगा और मंडल 2 जैसा हाल हो जाएगा। और बीजेपी के जो आज का जो नेतृत्व है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हैं, नड्डा जी हैं, अमित शाह हैं, इन्होंने वो दौर देखा है 90 के दशक का, जब वीपी सिंह के ज़माने में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और बीजेपी कमंडल की राजनीति कर रही थी, तो मंडल के मुकाबले कमंडल की राजनीति को पैर जमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, लगातार असफलता मिल रही थी। 2 सांसद से 200 सांसद तक बीजेपी को पहुंचने में लगभग 1.5-2 दशक लग गए और बहुत मुश्किल हुई थी। तो ये लोग जानते हैं कि वो मंडल की राजनीति का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो जातिवाद है वो समाज में गहरे पैठ बनाए हुए हैं।
तो ये एक विषय है, मुझे लगता है कि शायद वो बीजेपी इसलिए भी नहीं चाहती कि राष्ट्रीय स्तर पर गणना जाति सत्ता में थी तो नहीं छेड़ना चाहती थी। आप देखिए कि 2011 में जो जनगणना हुई थी पिछली, वो उनके कार्यकाल में हुई थी, क्यों नहीं उन्होंने जातिगत आंकड़े जारी किए थे? तो जातिगत आंकड़े उन्होंने वहाँ जारी नहीं किए। आप देखिए महिला आरक्षण में ओबीसी को वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो लाए थे विधेयक तब उन्होंने भी नहीं इसका प्रावधान किया था। तो आज अगर वो कह रहे हैं कि भाई जिसकी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए, तो ये सिर्फ इसको चुनावी जुमला कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एकदम सही कहा है कि देश में जो सबसे बड़ी जाति है वो गरीब की है, सबसे बड़ी आबादी गरीब की है, और उसको केंद्र में रखकर ही अपनी सारी योजनाओं का हम तैयार करते हैं ताकि उसी को सबसे ज़्यादा लाभ मिले। तो मुझे एक चीज़ हमको ये भी देखनी चाहिए कि जो लोग कह रहे हैं कि जातीय आधार पर जनगणना कराई जाए, आप बताइए कि कौन से विकसित देश ने इस मुद्दे पर अपना श्रम या धन खर्च किया है ना? कोई इस पर नहीं खर्च कर रहा। आप विकास की दौड़ में जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपको दूसरों से आगे निकलने के लिए उनसे ज़्यादा तेज कदम बढ़ाने पड़ेंगे। हम पीछे की तरफ जाने की सोच रहे हैं। और बिहार ने 500 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर दिए? शायद मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपए खर्च रखे थे इसके लिए। वो 500 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर दिए? आपको डिमांड करनी चाहिए थी, कोर्ट जाना चाहिए था कि आप जब जनगणना कराएंगे राष्ट्रीय स्तर पर तब उसके साथ करा लीजिए। आपने ये जो कराए हैं 500 करोड़ रुपए, इस 500 करोड़ रुपए से बिहार का भला ज़्यादा हो सकता था। अभी आप इस पर इतरा रहे हैं कि हमने जातिगत आधार पर आंकड़े जारी कर दिए। आपको इतराना तब बनता था जब आप बता देते कि जो हमारा बिहार है वो स्वास्थ्य के जो सुविधाएं हैं उसके मामले में हमारा ये आंकड़ा है देश में, और चाहे रोजगार के मामले में हमारा ये आंकड़ा है, या मान लीजिए कि शिक्षा के मामले में हमारा ये आंकड़ा है, जो उद्योग धंधे हमारे प्रदेश में लगने का जो वहाँ से निवेश आ रहा है बाहरी, वो हमारा ये आंकड़ा है। तो आप वो आंकड़े तो जारी नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने काम नहीं किया है ना? तो ये आंकड़े आपने जारी कर दिए। अच्छा, आपने अब तक इन समुदाय के लिए कुछ नहीं किया और अब आपने उनको भ्रम में डाल दिया है, उनमें एक नया विश्वास जगा दिया है, या उनमें एक उम्मीद पैदा की है कि अब तो हमारे आंकड़े आ गए और हम करेंगे। लेकिन आपने उनमें विश्वास नहीं जगाया। आपने जो और जातियों में एक मतभेद पैदा करने की कोशिश की है, जो कि बहुत गलत है। अब आप देखिए कि बहुत सारे नेताओं की, अगर हम बिहार में देख लें तो बहुत सारे नेताओं की कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जैसे कुछ आपने बताया कि कुछ ने कहा कि हमारी गणना नहीं हुई। वो जदयू के सांसद हैं जी, और बीजेपी के भी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारे पास कोई नहीं आया। ऐसे ही अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है कि जो अति पिछड़े या अति दलित हैं उनकी संख्या कमतर दिखा दी गई है। तो तमाम तरह के इस पर सवाल भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये जो आंकड़े बिहार सरकार ने जारी कर दिए हैं ये बिल्कुल इनकी ये हर पैमाने पर शुद्ध हैं। शुद्धता 100% नहीं हो सकती, बिल्कुल इसमें कुछ ना कुछ नकारात्मक भी होगा, कुछ तो गड़बड़ियाँ होंगी। लेकिन फिर भी अब बिहार सरकार ने काम किया है। बिहार सरकार को तय करना है कि हमको अपने प्रदेश को आगे ले जाना है। आज आप देखिए ना, सारे प्रदेशों में जो कुछ ना कुछ इन्वेस्टर समिट होती रहती है। गुजरात की आज है, उत्तराखंड में शायद अगले सप्ताह है, तमाम राज्य कर रहे हैं, इन्वेस्टर समिट करते हैं। क्या आपने बिहार में कभी देखा कि इन्वेस्टर समिट हो रही है? या वहाँ पर आप जातिगत आंकड़े जारी करने को ही अपनी अगर सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं तो वो आप पर निर्भर है, लेकिन ये उस प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है, मुझे लगता है। बिल्कुल, और विकसित बिहार का पैरामीटर बहुत कठिन नहीं रहेगा। अगर वहाँ से ट्रेनें खाली चलने लगे तो पता चल जाएगा कि बिहार अब विकसित हो रहा है। खैर, इसकी कल्पना ही अभी की जा सकती है। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।